गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे। और अभी पता है आपको कोविड-19 से कितना हम लोगों का देश इससे लड़ रहा है और ये बहुत मुश्किल है कि अभी आप क्लास में आए। इसलिए हम लोगों ने आपस में मिलकर ये एक क्लास ऑनलाइन पढ़ाने का या वीडियो के जरिए ऐसा रखा है ताकि आपकी पढ़ाई हो सके। और इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले आपको, जैसे जो भी बच्चे हमारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरी क्लास किया है 8th क्लास में, तो उसको तो बहुत मिनिमम प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो बच्चे न्यूली आए हैं और आपको पता है कि जो नए बच्चे होंगे, सोचिए उसको ऑनलाइन क्लास करना पड़ रहा है, तो ये थोड़ी मुश्किल बात होती है। लेकिन आपको यहाँ पे जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, और 9th क्लास ज़्यादातर थियोरेटिकल चैप्टर्स इसमें जुड़े हैं फर्स्ट 2 चैप्टर में। भले 3rd चैप्टर में जाकर वो कॉन्सेप्ट ये सब पढ़ाएंगे तो फिर वहाँ न्यूमेरिकल वगैरह आता है, तो फिर वो आपके लिए दूसरे तरह की पढ़ाई हो जाती है। लेकिन थियोरेटिकल ऑनलाइन के जरिए पढ़ा रहे हैं या वीडियो के जरिए, तो आप कोशिश करिए समझने की, है ना। और यदि दिक्कत भी होगी, बहुत स्लो में पढ़ाएंगे आपको और सारी चीज़ों को बताएंगे और कोशिश करना है कि आपको समझ में आए। यदि आपको समझ में नहीं आती है तो फिर आप यहाँ आइएगा क्लास में, तो फिर हम बताएंगे, उसको रिपीट करके बताएंगे। बहुत सारा क्वेश्चंस बनाना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थियरी पढ़ लिया। जैसे हम लोग क्लासरूम में पढ़ाई करते थे उसी तरह वीडियो के जरिए भी करेंगे और थोड़ा कंसियस होकर इसको सुनना है, समझना है, क्योंकि थियोरेटिकल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल हम आपके बोर्ड पे नहीं बनाएंगे। और पता है कि अभी आप जो भी बच्चे 8th करके 9th में आए हैं, उसको सबसे पहले 10 मिनट का इंट्रोडक्शन का क्लास समझना ही होगा। और हमको पता है कि ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास मैंने आपको पहले भी दी है और आप ज़्यादातर चीज़ें इसमें से जानते हैं। बस एक फ्लैशबैक चाहना है कि ताकि आपको ये हो कि ये चीज़ें हमको आती है ना। और ये चीज़ें हमारे इसी चैप्टर में इंट्रोडक्शन में नहीं बता रहे हैं। हर एक चैप्टर स्टार्टिंग होने के पहले कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन सीखना ही सीखना है, भले उस चैप्टर से रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन हमें जानना है कि इस चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ना है। और 9th क्लास थोड़ा तो सीनियर पढ़ ही जाता है 8th क्लास के मुकाबले, तो अभी हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा जानेंगे। जैसे जानते बहुत कुछ है, लेकिन हमसे कोई बोले कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या जो भी चीज़ आपको हम क्लासरूम में बता चुके हैं, उससे ज़्यादा ही समझा चुके हैं, लेकिन एक बार रिफ्लेक्ट करना है ताकि जो नए बच्चे ज्वाइन किए हैं शिक्षा वाटिका को, तो उनको ये चीज़ें समझ में आए। ओके, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे और इंट्रोडक्शन देते वक्त सबसे पहले जानिएगा क्या कि चैप्टर का नाम लिख लीजिए, है ना। चैप्टर स्टार्ट करते रहें 10 और 15 मिनट्स के बाद, लेकिन ये चैप्टर का नाम लिख लेना है। फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर का नाम लिख लीजिए और उसके बाद आप सीधे लगा दीजिए इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं दे रही हूँ मैं, आप मेरी नई क्लास को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको इतनी चीज़ें आनी चाहिए, जो एलिमेंट्स है उसका सिंबल आना चाहिए, उसका सारा चीज़ों को जानना, एक बार रिफ्लेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर में घुसेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले 9th क्लास को ये जानना होगा कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैम क्या बता रही है। तो बता रहे हैं क्या कि सबसे पहले आपको जानना है कि कोई भी मैटर और सब्सटेंस है, मैटर हो या सब्सटेंस हो, पढ़े हैं कि मैटर और anything which occupies space is known as matter or substance. ओके, मैटर और सब्सटेंस बोलेंगे और मैटर और सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसको बोलते हैं क्या चीज, एटम। स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई इसकी एटम। ओके, एटम हो गई, तो एटम में दिमाग में रखना है कि एनीथिंग विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर और सब्सटेंस इज क्या चीज, एटम। और दिमाग में रखना कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थियरी एटम्स आर इंडिविजिबल, है ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं,
divisible, it can be divisible into 3. It can be divisible into 3 fundamental particles. 3 fundamental particles. It can be divisible into 3 fundamental particles. Fundamental particles called electron, proton and न्यूट्रॉन. ओके, ये इसको डिविजिबल किया जा सकता है 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में विच आर नोन एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अब यहाँ पे जानना है कि ठीक है, इसको 3 फंडामेंटल पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका पोजीशन जानना है कि एक्चुअली में इसके पोजीशंस क्या हैं. एटम्स को कंसीडर किया जाता है कि ये स्फेरिकल होता है. तो यहाँ जानिए कि ठीक है, मैटर ऑफ सब्सटेंस आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड पे. मैटर ऑफ सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई एटम, और एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके, यहाँ पे ये जान गए कि ठीक है, इसको 3 फंडामेंटल पार्टिकल में डिवाइड किया. अब ये जानना है कि सबसे पहले कि एटम्स आर स्फेरिकल. एटम्स कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं. लिखिएगा, एटम्स are spherical. ओके, एटम्स कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं. जैसे ये स्फेरिकल है और यहाँ पे इसके सेंटर में यहाँ पे पाए जाते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज. और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज. और नेगेटिव चार्ज होते हैं तो इसको बोलते हैं द सर्कुलर पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इज नोन एज ऑर्बिट, शेल और एनर्जी लेवल. इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट और शेल और एनर्जी लेवल. ओके, एनर्जी लेवल बोलते हैं. तो एनर्जी लेवल यानी दिमाग में रखना है कि और द सेंटर ऑफ द एटम which consists of positively charged proton and neutron is known as nucleus. इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस में सेंटर में न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को. और इलेक्ट्रॉन, द सर्कुलर पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इज नोन एज ऑर्बिट और शेल और एनर्जी लेवल. ओके, एनर्जी लेवल बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं KLMN. ठीक है, इस ऑर्बिट और शेल को और एनर्जी लेवल को किससे डिनोट करते हैं? KLMN. अब आपको बोर ब्यूरी स्कीम को थोड़ा सा 8th में भी बताया था, नहीं भी जानते हैं तो आपको जानना होगा कि उस सर्कुलर पाथ को जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसको बोलते हैं ऑर्बिट और शेल. तो इस ऑर्बिट और शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना? तो मैक्सिमम K ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8, M में 18 और N में कितने? 32. यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्युपाइड बाय इन K शेल इज कितना? 2, N में कितना? 8, M में कितना? 18 एंड N में कितना? 32. ओके, ये जानना है आपको कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्युपाइड करेंगे. और आपको बता देते हैं कि अभी हम जितना भी बता रहे हैं K11 के बारे में, यानी ऑर्बिट और शेल और एनर्जी लेवल के बारे में. और जब आप इसके बाद जब आप क्लासरूम में आइएगा तो हम ऑर्बिटल के बेसिस पे भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे SPDF के. ओके, तो यहाँ पे जानिए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है 2, 8, 18 एंड 32, है ना? तो 2, 8, 18, 32 है. तो ये एनर्जी और जो भी रहे ऑर्बिट और शेल और एनर्जी लेवल है, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है. तो अभी हम लोग को जानना है कि ठीक है, जान गए कि एटम्स स्फेरिकल है और ये कंसिस्ट करता है. सबसे पहले एक बार आप अपनी कॉपी को निकालिए और सारे बच्चे सोच रहा होगा कि अरे मैम तो ये बार बार हमको पढ़ाते रहते हैं, लेकिन इसको जानना है. कॉलम बनाइए. फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट लिखिए और सिंबल लिखिए. सेकंड कॉलम में एटॉमिक नंबर. थर्ड कॉलम में एटॉमिक मास. एटॉमिक मास की यूनिट होती है AMU.
जब भी लिखिएगा एटॉमिक मास वहां पे लगाइएगा स्मॉल में AMU। ओके, जैसे सिंबल में लिखिए, एक बार अपने कॉलम कॉपी में बना लीजिए, 3 कॉलम्स बनाइए और एलिमेंट में जहां सिंबल लिखना है वहां H लिखिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखिएगा और उसका एटॉमिक नंबर 1 लिखिए, एटॉमिक नंबर जो सेकंड कॉलम में लिखिए उसके सामने 1 और मास में लगा दीजिए 1 AMU। हो गया। यदि मान लो बच्चा हीलियम का लिखना है तो हीलियम का लिखिए 2 एटॉमिक नंबर। और आपको इतना डिटेल में बताने का बस यही कारण है कि जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको इंट्रोडक्शन की थोड़ी छोटी क्लास होनी चाहिए ताकि वो भी बच्चे सिंबल समझें, तभी आप केमिस्ट्री समझ सकते हो, है ना। तो हीलियम लिखिए और हीलियम के एटॉमिक नंबर में लिखिएगा 2 और एटॉमिक मास में लिखिएगा 4 AMU, है ना। उसके बाद देखिए लिथियम, Li के बगल में एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक मास 7 AMU। Be, बेरिलियम में लिखिएगा एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक मास कितना 9 AMU। और उसके बाद बोरोन लिखिए B में लिखिएगा 5 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखिएगा 11 AMU। कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखिएगा 6 और इसका एटॉमिक मास दीजिएगा 12 AMU। उसके बाद देखिएगा नाइट्रोजन का लिखिएगा एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास लिखिएगा 14 AMU। उसके बाद देखिएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इसका एटॉमिक मास दीजिएगा 16 AMU। उसके बाद देखिएगा ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन का लिखिएगा 9 और इसका एटॉमिक मास लिखिएगा 19 AMU। उसके बाद देखिएगा फ्लोरीन के बाद देखिए नियॉन का 10 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में लिख दीजिएगा 20 AMU। उसका देखिएगा Na सोडियम का लिखिएगा एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास में लिखिएगा 23 AMU। उसके देखिएगा मैग्नीशियम Mg में लिखिएगा 12 एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास में लिखेंगे 24 AMU। उसका देखिएगा एल्युमिनियम में 13 एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास कितना 27 AMU। उसके देखिएगा सिलिकॉन Si का 14 एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास 28 AMU। उसका देखिए फास्फोरस का 15 हो गया एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास 31 AMU। उसका सल्फर का 16 लिखेगा और एटॉमिक मास लिखेगा 32 AMU। और उसका देखिएगा क्लोरीन का 17 और 17 लिखने के बाद एटॉमिक मास लिखेगा 35.5 AMU। उसका देखिएगा आर्गन का 18 और आर्गन का 18 लिखने के बाद 39.9 AMU एटॉमिक मास। उसका देखिएगा पोटाशियम का लिखिएगा 19 लिखिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखिएगा 39 AMU। उसके बाद देखिएगा कैल्शियम का 20 और एटॉमिक मास लिखिएगा 40 AMU। ये आपका हमने बता दिया 1 to 20 क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं और आपकी ज़रूरत अभी इस क्लास में कितने एलिमेंट्स के 20, जो कि हमने 9th क्लास जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो 8th पढ़ के आए हैं उनको पता है कि मैं ये सारी चीज़ें करवा चुकी हूँ। बस एक बार आपको ये करना है कि हाँ हमको आता है ना। तो उसके बाद ये जो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास है ये जान गए। अब दिमाग में रखना है, आपको जानना है हेडिंग लगा के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो हमारा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये मेनली बेस्ड होता है एटॉमिक कैसे के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर। और एटॉमिक नंबर के आधार पे होता है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट और शेल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे हम बोले क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे K है, L है, M है, N है ना। ये जितने भी ऑर्बिट और शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं कि भाई पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे मैक्सिमम, उसके बाद L में आएंगे तो 8 होगा, थर्ड में 18 होगा, फोर्थ में 32 होगा। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स को हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप अपनी कॉपी में जो बताया एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास लिखने के बाद अब हेडिंग लगाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक configuration. लिखिएगा the distribution of electrons, the distribution of electrons, electron in different orbital shells. The distribution of electron in different orbits or shells are known as electronic configuration. ओके, अब दिमाग रखना है कि यदि आपसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं तो आपको डेफिनेशन आना चाहिए, है ना। तो क्या जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिट और शेप में जो बांट रहे हैं उसी को कहते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं, अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी जान चुके हैं। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एलिमेंट के बेसिस पे आपको लिखने आना चाहिए, है ना। तो ये एक बार नोट कर लीजिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट और शेल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये जान चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको जानना है कैसे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये क्या कर दीजिए कि बस दो कॉलम बनाइए, इधर एलिमेंट लिखिए एलिमेंट और यहाँ पे लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट में सपोज करो पहला सिंबल हाइड्रोजन, है ना। तो क्या करो कि यहाँ पे शेल और ऑर्बिट लगा दो KLM और N। अब बताओ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1, है ना। हीलियम है तो हीलियम, यहाँ एटॉमिक नंबर भी इसको ब्रैकेट में लिख दो, यहाँ पे कितना 2 है तो K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब लिथियम है, लिथियम पहले 3 है तो 3 लिख रहे हैं तो 2 यहाँ और L में कितने 1। अब समझिए ऐसे ही आप करते जाइएगा 1 फिर L में कितना आ सकता है मैक्सिमम तक 8 तक। 8 आने के बाद जब बढ़ेगा उसको किस पर डालेंगे M में, है ना। तो इस तरह करके इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करके चलना है। एक बार मिला लेना है कि लिथियम Li321, ओके, बेरिलियम Be22, उसके बाद लिखिएगा बोरोन, बोरोन का लिखिएगा 23 लिखने के बाद कार्बन का लिखिएगा 24, नाइट्रोजन का 25, ऑक्सीजन का 26, फ्लोरीन का 27, Ne का 28, Na का 281। अब 1 किस में जाएगा, M शेल में, क्योंकि L कंप्लीट हो रहा है तो 1 में जाएगा। अब उसके बाद Mg का 282, एल्युमिनियम का 283, एल्युमिनियम का 283 होने के बाद सिलिकॉन का Si का 284, फास्फोरस का 285, सल्फर का 286, क्लोरीन का 287, आर्गन का 288, पोटाशियम का 2881 एंड कैल्शियम का 2882। हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कंप्लीट कर लोगे। और जो बच्चे यदि ये समझ गए होंगे तो वो आराम से लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि दिक्कत होगी तो फिर देखते हैं, आइएगा क्लास में तो फिर बताएं। इन हमको नहीं लगता कि सिंपल सा टॉपिक में इंट्रोडक्शन की क्लास आपको समझ में नहीं आए, है ना। ये तो हम कम से कम 50 बार तो आपको जरूर लिखवाएं, इससे ज़्यादा ही कराएं, आपको पीरियोडिक पोजीशन तक हमने बता दिया है। लेकिन चलिए जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये ठीक रहेगा। उसके बाद अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान गए। अब हेडिंग लगाइएगा कंपोजिशन ऑफ एन एटम। कंपोजिशन ऑफ एटम में जाना है कि हेडिंग लगाना है
फिर लगेगा कंपोजिशन ऑफ एटम। आप समझिएगा कि एक्चुअली में दिमाग में रखिएगा कि क्वेश्चन आता है कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कैसे एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं? तो आपको बताना है कि सिंस एटम्स कंटेन equal number of electrons and protons, and electrons are positively charged, negatively charged, and protons are positively charged, so they are electrically neutral. Okay, तो यदि ये electrically neutral है because number of electrons in any atom is equal to the number of protons. Okay, तो ये जान चुके कंपोजिशन में सबसे पहला क्वेश्चन कि बता दिया हमने कि एटम कंसिस्ट करता है 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को, और इसमें इक्वल नंबर होते हैं, इसलिए एटम क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में आपको जानना है कि दिमाग में रखना है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, दिमाग में रखिएगा कि जो भी एटॉमिक नंबर है वो इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हो गया, ये दिमाग रख लिया कि ये दोनों इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक मास ये जानना है, एटॉमिक मास और मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी एटॉमिक मास और मास नंबर इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आप इससे जान सकते हैं कि कैसे हम लोग किसी का कोई एलिमेंट दे दें और हम पूछे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सोडियम, मान लीजिए बाई चांस दे देते हैं सोडियम या किसी भी एलिमेंट का, तो आप कैसे निकालोगे, है ना? कैसे निकालेंगे कि उसका वही करेंगे कि जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ किसके? इलेक्ट्रॉन। यानी जितने, जैसे सोडियम में फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर 11 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। और एटॉमिक मास और मास नंबर यदि इसका 23 होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 12। ऑटोमेटिक 12 आएंगे इस फॉर्मूला को डालेंगे, है ना? तो जान सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन। ओके, तो यदि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम लोग जान सकते हैं तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नोट करिए, लिख लीजिएगा, कैलकुलेट द, इसको नोट करिए और इसको बना लेना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in the following element Al, Ca, Mg, O, N, P and S। फिर से एल्युमिनियम में बताना है, कैल्शियम में बताना है, मैग्नीशियम में बताना है, ऑक्सीजन में बताना है, नाइट्रोजन में बताना है, फास्फोरस में बताना है और सल्फर में बताना है। ओके, तो ये आपको पूरा इंट्रोडक्शन हमको बताना था जो मैंने आपको बताया। अब चलिए अभी हम लोग जानेंगे क्या कि चैप्टर्स का स्टार्टिंग करेंगे, और चैप्टर्स करने के पहले यहाँ पे दिमाग में रखेंगे चैप्टर जो हमने आपको नाम दिया मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। अभी यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होगा, है ना? मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। अभी इसको खूब अच्छे से जानिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए और कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से जानते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में अब थोड़ा सा दिमाग लगाना कि मैटर के बारे में बताया है कि एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर और सब्सटेंस। ठीक है, मैटर और सब्सटेंस तो जान रहे हैं, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट आए, कुछ इंडियन फिलोसफर्स थे, कुछ ग्रीक के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि नहीं, मैटर जो होता है, ठीक है, जो ऑक्युपाइज किया स्पेस, जो कि अभी भी हम लोग जान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी
पहले के साइंटिस्ट थे वो बताए कि वो वास्तव में 5 तत्व से बने होते हैं। तत्व ही उसको इंग्लिश में कहा जाता है। और वो जो तत्व है सो जानना है कि स्काई है, एयर है, वाटर है, ये सारी चीज़ों को लेकर बताया गया कि पहले जो पहले जानते थे मैटर के बारे में उसके बारे में, लेकिन बाद में चल के क्या जाना कि नहीं, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। हो गया। तो मैटर के बारे में जान रहे हैं जो अर्लियर साइंटिस्ट बोले, लेकिन जनरली मैटर के बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग को पढ़ना है, ऐसे हम आपको और भी स्टेट्स बताएंगे। जैसे मेनली कोई पूछे कि मैटर के कितने स्टेट्स हैं तो क्या बताएंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा भी स्टेट्स होते हैं, प्लाज्मा है, बोरोसाइड है, लेकिन वो सारे को बाद में हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग जो 3 जो मेन उसका स्टेट्स होता है उसके बारे में जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी निकालिएगा और हेडिंग लगाइएगा मैटर। मैटर लिखिएगा और मैटर में लिखिएगा कि एनीथिंग, लिखिएगा एनीथिंग which occupies space and has mass is known as matter। ओके, अब ये जानना है कि मैटर किसको कहते हैं। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। ये तो आप डेफिनेशन आप भी जानते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे जानना है सेकंड पॉइंट में कि एंशिएंट जो ग्रीक है, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रीक्स and Indian philosophers matter is made from 5 constituents और तत्व, इसको बोलते हैं तत्व। क्या चीज है, एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई। यहाँ पर समझिए, एंशिएंट ग्रीक्स और इंडियन फिलोसफर के अनुसार मैटर जो मेड करता है 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स और तत्व से, और जिसको बोलते हैं एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई। ओके, यानी ये जो डेफिनेशन है ना, ये अभी भी हम लोग यूज करते हैं कि एनीथिंग जो ऑक्युपाइज करते हैं स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। बट जो एंशिएंट ग्रीक्स थे, इंडियन फिलोसफर थे, वे बताए कि मैटर कंसिस्ट करता है 5 तत्व को, तत्व समझते ना, हिंदी वर्ड से लिया है, 5 तत्व और कॉन्स्टिट्यूएंट्स से, जो इसके अंदर आता है क्या, एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई। तो ये आपको कॉन्सेप्ट जानना है कि जो अर्लियर साइंटिस्ट थे वो आखिर मैटर को किस से मिला हुआ मानते थे कि किससे मिलके बना। ओके, और सबसे अच्छा तो ये है जो अभी हम लोग मानते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज मास, पता है, जो कोई भी ऐसा चीज जो मास को ऑक्युपाइज करे, जिसके जो स्पेस को ऑक्युपाइज कर रहा है, जिसका कुछ मास है, तो दिमाग में रखो कि वो मैटर है। सबसे अच्छा डेफिनेशन है, लेकिन ये मॉडर्न है जो अभी तक हम लोग जान रहे हैं, लेकिन जो पहले के साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मिलकर बना है। इसमें एयर आता है, अर्थ आता है, फायर आता है, स्काई आता है, ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ तत्व। ओके, अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मैटर जो होता है, सो मैटर तुम लोग को पहले भी हमने बताया कि मैटर और एनी सब्सटेंस जो होते हैं सो बने रहते हैं पार्टिकल्स के। किसके बने होते हैं, पार्टिकल्स के, और ये पार्टिकल
हमेशा किसके फॉर्म में रहता है? एग्रीगेट, एक ग्रुप के फॉर्म में रहता है, और विच कांट बी सीन बाय नेकेड आई, इसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। यानी इसको हम लोग यदि हम चाहे कि नेकेड आई से उसके पार्टिकल को देख ले, गिन ले, ये बहुत मुश्किल है, ये कभी भी नहीं कर सकते हैं। आया दिमाग में? यानी इंडिविजुअली उसको नहीं देख सकते हैं हम लोग। मैटर को जब भी देखेंगे, मैटर दिमाग में रखिए कि एग्रीगेट होता है पार्टिकल्स का, और एग्रीगेट के रूप में ही देखेंगे, ग्रुप में ही देखेंगे, उसको कभी भी इंडिविजुअली नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। आया दिमाग में? तो यानी मैटर जो होता है, सो बता सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ क्या चीज से बना हुआ है? तो पार्टिकल्स से। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लिए ना, ये दोनों, है ना? कोई जरूरी नहीं है बहुत फास्ट पढ़ने का, और बहुत स्लो में भी पढ़ेंगे तो आप देखते ही हैं कि हम लोगों का कोर्स अक्टूबर नवंबर तक खत्म हो जाए। ऐसा भी नहीं है, यहाँ वीडियो के जरिए भी आप पढ़िएगा, वो स्लो में सारी चीज़ों को समझिए तब आगे बढ़िए। बहुत सारा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, फिर पढ़ेंगे, है ना? तो आपको ये जानना है कि मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज, लिखिएगा, मैटर इज मेड अप ऑफ, ये थर्ड पॉइंट में लगाइएगा, थर्ड में, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बने होते हैं? पार्टिकल्स से, विच इज सीन एज, विच इज सीन, जिसको हम लोग देख सकते हैं, विच इज सीन एज एन एग्रीगेट, एग्रीगेट के रूप में देखते हैं, एंड cannot be seen, and cannot be seen by, cannot be seen लिख सकते हैं individually, cannot be seen individually by naked eye, by naked eye। यहाँ देखिए, मैटर जो बने रहते हैं वो पार्टिकल्स के बने रहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 जो पॉइंट मैटर के बारे में बता रहे हैं, इससे बहुत सारा आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं और आपको बताना है आंसर को, है ना? तो ये जानना है कि मैटर जो होता है वो किससे बना होता है। ऐसे भी केमिस्ट्री में ही हमें बताया कि यदि मैटर और सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है ना? तो एटम्स किसके अंदर आते हैं? पार्टिकल्स के अंदर। तो पार्टिकल्स के अंदर आते हैं, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच इज सीन एज एन एग्रीगेट, इसको ग्रुप के रूप में देख सकते हैं, एंड कांट बी सीन इंडिविजुअली बाय नेकेड आई, इसको हम लोग क्या इंडिविजुअली देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ओके, अब देखिए, यही 3 पॉइंट आपको अच्छे से जानना है मैटर का, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इस 3 पॉइंट को आपकी कॉपी में रहनी चाहिए। अब हम आपको जो बताएंगे इसको अच्छे से समझना है कि इसको मिटा दें, एकदम क्लासरूम में जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए ताकि समझ में आएगा। मैटर जो है, एनी मैटर और सब्सटेंस जो है, कंसिस्ट करता है मेनली 3 स्टेट्स। मैटर के मेनली कितने स्टेट्स हैं? 3 स्टेट्स, 3 स्टेट्स हैं, और 3 स्टेट में क्या क्या आता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए, इसी की पढ़ाई हमको करना है, तो पहले इसको अच्छे से जानिए कि कोई भी मैटर और सब्सटेंस है उसके मेनली 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब दिमाग में रखना है क्या कि थोड़ा दिमाग रखना बाबू कि पहले समझो मैटर के बारे में, इसको हम अच्छे से बताएंगे ताकि आपको समझ में आए। हम बताएं कि मैटर पार्टिकल्स के बने, ठीक है? तो मैटर क्या है? मैटर के स्टेट्स क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, यानी हम आपसे पूछें कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, जैसे जो भी उसके पार्टिकल्स से बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब वो किसके मिलने से बना है, तो बता सकते हैं। जैसे सॉलिड है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, इसी से समझ लो। सपोज करो सॉलिड की पढ़ाई तुमको हम पढ़ा रहे हैं, समझते चलो, ठीक है? सॉलिड को पढ़ा रहे हैं,
और यहाँ बता रहे हैं किसके बारे में, गैस। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, है ना। सॉलिड के केस में समझना क्या कि सॉलिड जो भी है, सॉलिड जो है उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, या लिक्विड है उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, और गैस जो है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्योंकि बता दें कि कोई भी जो भी मैटर है वो बना हुआ है पार्टिकल्स से, और दिमाग में रखना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। यानी एटम्स है, आयंस है और मॉलिक्यूल्स है, ये मिलके बनाए हैं क्या चीज को, सॉलिड। ठीक है, तो सपोज करो कि उसके पार्टिकल स्फेरिकल हैं, कैसे हैं, स्फेरिकल। तो सपोज करो कि ये सॉलिड है, तो सॉलिड के केस में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। आ रहा है। तो ये जो सॉलिड होंगे, तो देखो कैसे पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब क्लोज पैकिंग है। यानी अब समझते चलना कि सॉलिड के केस में जो पैकिंग होता है वो काफी क्लोज होता है ना। तो यहाँ पे सपोज करो कि जितना क्लोज पैकिंग हो रहा है, बहुत तरह का पैकिंग होता है, सब हायर क्लास में आप पढ़िएगा। लेकिन आप जानिए कि मान लीजिए स्फीयर जैसा इसका पार्टिकल्स है और ऐसे पैकिंग इसका है सॉलिड के, तो सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे बेंच है, चेयर है, अभी तुम लोग तो हो नहीं, बस हम चेयर को देख के ही पता है ना। तो ये जानना क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये जैसे चेयर है तो उसके पार्टिकल्स काफी सॉलिड के केस में सटे रहते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब क्या हुआ, जो उससे मिलके वो बना है, फॉर एग्जांपल एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो ये आपस में मिल के बने हुए हैं सॉलिड। और सॉलिड जो बने हुए हैं, तो यहाँ दिमाग में रखिएगा कि जो भी यहाँ पे सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, तो ये आपस में ऐसे ऐसे करके आपस में मिलके बना है, यानी क्लोज पैकिंग है सॉलिड के केस में। लेकिन इसके अंदर जो स्पेस खाली दिख रहा है पैकिंग करने पे, जो उसको जितना हम अरेंज करके रखते हैं तो उसको पैकिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग सॉलिड में कैसा पैकिंग होता है, क्लोज पैकिंग। यानी इसमें जो क्लोज पैकिंग जो हो रहा है, उस क्लोज पैकिंग में जो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है, जो खाली जगह होता है सॉलिड पे, उसको बोलते हैं, याद रखिएगा, उसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस। हो गया। अब देखो तो सॉलिड में पैकिंग क्या होता है, काफी नजदीक होता है, काफी टाइटली बाउंडेड होता है, यानी क्लोज पैकिंग होता है सॉलिड में। और इसके कारण इसमें जो खाली जगह बचता है उसको कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। देखो इसको क्या क्या नाम दे सकते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस, वॉइड्स, खाली जगह को क्या बोलते हैं, वॉइड्स, एम्प्टी स्पेस, और एक और टर्म दे सकते हैं जो हायर क्लास में जानेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। ये सब भी नाम दिया जाता है ना। यहाँ तुम्हारे लेवल में बस जानना है कि इसके बीच में जो खाली जो जगह बचता है उसको होल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, होल या इंटर जो पार्टिकल स्पेस। दो चीज याद रखो, दो टर्म आपसे उतना सारा टर्म आपसे याद नहीं पाएगा, तो दो ही टर्म याद रखिए, या तो उसको बोलेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस और होल्स। लेकिन ये सॉलिड की बात बताई कि इसमें मोर क्लोजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स, लेकिन लिक्विड के केस में यही पैकिंग दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिक्विड के केस में क्या हो जाता है कि इतना क्लोज पैकिंग नहीं होता है। इसके मॉलिक्यूल्स जो भी जिससे मिलकर बना है, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स से, वो थोड़ा दूरी दूरी पे रहते हैं। तो दूरी पे रहेंगे तो उतना ज़्यादा क्लोज पैकिंग लिक्विड में नहीं होता है। तो लिक्विड में सपोज करो कि उतना ज़्यादा क्लोज पैकिंग नहीं है, तो इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस भी दिमाग रखना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल काफ़ी सटे हुए थे सॉलिड के, तो इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस क्या हो गया, कम हो गया। जो भी इंटर पार्टिकल स्पेस है, वॉइड्स है या होल है। लेकिन इस लिक्विड के केस में दिमाग रखना है कि इसके अंदर जो होल्स बनेगा, इंटर पार्टिकल स्पेस बनेगा, वो दिमाग रखना है कि वो क्या हो रहा है, इंटर पार्टिकल स्पेस जो है सो थोड़ा सा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, गैप ज़्यादा हो गया, क्योंकि पैकिंग क्या है, इतना ज़्यादा क्लोज नहीं है। और गैस में तो तुम पढ़े हो उसके मॉलिक्यूल्स कभी एक जगह नहीं रहते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूमते रहते हैं। नतीजा हो गया कि उसके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस क्या हो गया, मैक्सिमम। तो आप दो चीज़ हमको बता सकते हैं कि सॉलिड बहुत ज़्यादा क्लोज पैक्ड होता है, इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस कम होता है, और ये मोर टाइटली क्लोज पैक्ड
कम पैकिंग होता है, पैकिंग कम होने के कारण इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है या होल बढ़ जाता है। और गैस के केस में, गैस के केस में बताएंगे कि इसके चूंकि रैंडम मोशन में मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स यदि रैंडम मोशन में होंगे तो मॉलिक्यूल के रैंडम मोशन होने के कारण यहाँ गैस के केस में पैकिंग बहुत टाइटली क्या है, लूजली हेल्ड होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर लूजली हेल्ड, है ना, हेल्ड रहते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, और इसके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है सो मैक्सिमम। ओके, तो ये जान गए कि इंटर पार्टिकल स्पेस गैस में मैक्सिमम है। तो आपको क्या कोई दिक्कत है, हम आपसे पूछें कि सबसे पहले जानिए कि क्या कोई पूछे कि इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, यस दीज आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। तो लिखिएगा अपनी कॉपी में, हम जैसा बताएं लिखिए अपनी कॉपी में, थोड़ा सा आप लिखिएगा, इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। एक लाइन लिखिएगा, इसके बाद इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। अब हेडिंग लगा लीजिए, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, लिख लीजिए इसका डेफिनेशन, इंटर पार्टिकल स्पेस, लिख लीजिए इंटर पार्टिकल स्पेस, लिखिएगा द पार्टिकल्स have empty or vacant spaces in them known as inter पार्टिकल स्पेस। इसको नोट कर लेना बाबू, इंटर पार्टिकल स्पेस किसको बोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ दिमाग में रखना है कि इंटर पार्टिकल स्पेस किसको बोलेंगे, अब ले जाना। अब थोड़ा सा एक तो क्वेश्चन पे थोड़ा दिमाग लगाना है, कैसे कैसे पढ़ना है इसको। इंटर पार्टिकल स्पेस का डेफिनेशन आपको जानना है, जो खाली जगह है उसकी पैकिंग होने में, उसी को कहते हैं पता है। सॉलिड में कम होता है, गैस में मैक्सिमम होता है, और दोनों के बीच का जो रहेगा साइज वो किसमें होता है, लिक्विड में होता है। अब बताइएगा कि जो भी सॉलिड, लिक्विड और गैस देख रहे हैं, तो जो पार्टिकल्स हैं क्या वो मोशन शो करते हैं। तो यहाँ पे दिमाग में रखना कि पार्टिकल्स, सपोज करो कि जो भी पार्टिकल्स, पता है पार्टिकल प्रेजेंट इन मैटर आर इन द स्टेट ऑफ मोशन और नॉट। सबसे पहले सॉलिड ले, कभी देखा है कि कभी ऐसा होता है कि बेंच है और ये चेयर है, इसके मॉलिक्यूल्स को तुम कभी देखते हो घूमते हुए, ऐसा तो नहीं देखते। लेकिन याद रखिए कि जो भी सॉलिड्स होते हैं और लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं, तीनों में मोशन है। लेकिन मोशन के टॉपिक को थोड़ा अच्छे से जानना है। सॉलिड जो होता है सो मैक्सिमम मोशन नहीं दिखाता, मतलब मिनिमम उसमें होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो काफी क्लोजली पैक्ड है। तो क्लोजली पैक्ड होता है, सॉलिड का बता रहा है मोशन। तो सॉलिड के केस में क्या होता है कि सपोज करो कि इसके मॉलिक्यूल्स काफी सटे हुए हैं, तो दिमाग में रखना कि कैसे कोई पेंडुलम होता है, पेंडुलम इधर थोड़ा सा जगह के बीच में इधर उधर हल्का सा पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन शो करता है। तो याद रखना कि सॉलिड में भी मोशन होता है, लेकिन लिस्ट होता है, उसके मॉलिक्यूल्स जैसे वाइब्रेट करते हैं, जैसे यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, बल्कि वो थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं। ओके, और ये मोशन उसका ट्रांसलेटरी नहीं होता है, पता है ना कि यदि स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है एंड दैट मोशन इज नोन एज ट्रांसलेटरी, बट इट एग्जिबिट ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो
मोशन दिखाता है अपनी मीन पोजीशन से, एक बार जैसे पेंडुलम आता है और जाता है, उसी टाइप का सॉलिड मोशन होता है। तो यदि हम आपसे पूछे कि क्या स्टेट ऑफ मोशन सॉलिड में पाया जाता है, तो बोलिएगा यस, लिस्ट इन केस ऑफ सॉलिड। ओके, और बता सकते हैं कि मैक्सिमम किस में होता है, गैसियस स्टेट में। मैक्सिमम इसलिए होता है क्योंकि गैस के स्टेट में उसके मोशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में इधर उधर घूमते रहते हैं। आए देखो, तो इधर उधर घूमते हैं क्योंकि उसके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, मैक्सिमम है। नतीजा हो गया कि इधर उधर वो घूमता रहा, तो इसलिए वो मैक्सिमम मोशन होता है। यानी दिमाग में रखना कि यदि टेम्परेचर को यदि हम बढ़ाएंगे किसी भी केस में, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोशन भी बढ़ेगा। तो इस पॉइंट को थोड़ा खुद से करना है और इसको नोट करिए। पहले लिख लीजिएगा कि पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए मैटर, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए मैटर आर इन स्टेट ऑफ मोशन, आर इन स्टेट ऑफ मोशन। यानी मैटर में जो भी पार्टिकल्स है वो हमेशा स्टेट ऑफ मोशन में है। और लिखिएगा लिस्ट इन केस ऑफ सॉलिड, लिस्ट इन केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड के केस में लिस्ट, और किसके केस में मैक्सिमम होता है ये मोशन, तो बताएंगे कि एंड मैक्सिमम इन द गैसेस स्टेट। इसको नोट कर लीजिए, जो हम बोले लाइन वो आप सुन ही रहे हैं, इसको नोट कर लेना है। पार्टिकल मोशन, यदि टेम्परेचर राइज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल का मोशन भी इंक्रीज करेगा, है ना। तो ये करना है। अब दिमाग में रखना है, कुछ क्वेश्चन देंगे अभी मैटर और इसका, तो जितना हमने बताया इसको अच्छे से समझना है। यहाँ पे लिखिएगा कि मैटर किसको नहीं करेंगे, है ना। तो मैटर किसको नहीं करेंगे, जिस चीज को हम फील करते हैं। कोई बोले क्या लव, अफेक्शन, किसी के प्रति हमको लव है, अफेक्शन है, तो क्या वो मैटर है? नहीं, नहीं। लेकिन कोई बोले कि परफ्यूम है, तो क्या वो मैटर है? तो हाँ, वो किससे बना है, पार्टिकल्स से, तभी तो वो स्प्रेड करते हैं तो चारों उधर फैल जाता है, डिफ्यूजन फेनोमेना दिखाता है। तो बताएंगे कि द, लिखिएगा द थिंग्स विच वी कैन सिंपली परसीव, द थिंग्स विच वी कैन सिंपली परसीव और फील about cannot be classified as matter। फिर से नोट करिए, the things which we can simply perceive or feel, जो हम लोग फील करते हैं, about cannot be classified as matter। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसको मैटर नहीं कहेंगे, जॉय, शॉरो, लव, पेन, टेम्परेचर, इत्यादि। क्वेश्चन एक हम आपको लिखवा देते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन आपको लिखना है, ये क्वेश्चन आपको कर जाना है। सही में पूछिए तो आज आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास हमको लेनी है, और भले ही आपको 25 सवाल पढ़ना पड़े, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन जानना है अच्छे तरीके से, ताकि हमको सिर्फ बॉल में दिक्कत नहीं हो किसी स्टूडेंट के साथ, कोई नया बच्चा है या हम कुछ लिख रहे हैं तो उसको समझ में आए। क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द following are matter। लिखिए चेयर, इसको आप करके रखिएगा, एयर, लव, स्मेल, हेट, almonds, hot, cold drink,
उसमें कौन कौन सा मैटर है? चेयर हो सकता है, मैटर में और कौन हो सकता है? एयर हो सकता है, लव नहीं हो सकता है, स्मेल हो सकता है, हेट नहीं हो सकता है, ऑर्मोन्स हो सकता है, और हॉट और कोल्ड भी नहीं हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, स्मेल ऑफ परफ्यूम हो सकता है। यानी दिमाग में रखना कि परफ्यूम है वो प्लेजेंट स्मेल देता है या फॉल स्मेल देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो पार्टिकल्स के कारण उसमें स्मेल आता है, तो ये जानना कि जो भी पार्टिकल्स के कारण होगा वो क्या है? मैटर, है ना। तो इस क्वेश्चन को आपको कर जाना है और आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा ऐसा आपको कितना सारा वीडियो मिलेगा जो कि अब चैप्टर स्टार्ट हो चुका, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ना ही हम लोग को इंट्रोडक्शन की क्लास करनी है, फर्स्ट चैप्टर है, इसको अच्छे से कर जाना है और जहाँ से हमने मैटर पढ़ाया है उसको देख जाना है, बार बार वीडियो को सुनना है।